इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद दशकों से चलता आ रहा है और शायद ये सदियों तक चलता रहेगा। इस सफर में कुछ कुछ समय के अंतराल पर उबाल आता रहता है। दिसंबर 2022 में बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता में वापसी के बाद से तनाव का धागा टूटने की कगार तक खिंच गया है। इजरायली मंत्रियों के बयानों में तल्खी आई है, सेना के ऑपरेशंस में बढ़ोतरी हुई है। 25 जनवरी को इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने वेस्ट बैंक के एक रिफ्यूजी कैंप में छापेमारी की। वे इस्लामिक जिहाद नामक संगठन के चरमपंथियों को पकड़ने आए थे। इस दौरान मुठभेड़ हुई जिसमें 9 लोग मारे गए। फिलिस्तीनी अधिकारियों का आरोप है कि मरने वालों में अधिकतर आम लोग थे। इस घटना के बाद प्रोटेस्ट होना शुरू हुआ। प्रोटेस्ट के दौरान इजरायली सेना ने एक और फिलिस्तीनी को गोली मार दी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 26 जनवरी को इजराइल के ऊपर रॉकेट्स दागे गए। इससे इजराइल में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हालांकि आने वाले दिनों में बड़े झगड़े की आशंका बढ़ गई है। इस घटनाक्रम के बीच अमेरिका ने अपने विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को मिडिल ईस्ट भेजने का फैसला किया है। वो सभी पक्षों से बातचीत कर मामले को शांत कराने की कोशिश करेंगे। उनकी कोशिश सफल होगी या झगड़ा होकर रहेगा, ये दावे से कह पाना मुश्किल है। तो आज हम जानेंगे इजरायली आर्मी वेस्ट बैंक में छापेमारी क्यों करती है, हाल की घटना का इलाके में चल रहे तनाव पर क्या असर होगा और ये घटना क्या एक नए और बड़े युद्ध की आहट है। इजराइल के बाद हम चलेंगे सोमालिया, जहां अमेरिका ने ऑपरेशन चलाकर इस्लामिक स्टेट को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। अमेरिकी सैनिकों ने अफ्रीका में इस्लामिक स्टेट को कंट्रोल करने वाले बिलाल अल सुडानी को मार गिराया है। हम समझेंगे अल सुडानी की मौत का क्या असर होगा और अमेरिका को सोमालिया में ऑपरेशन क्यों चलाना पड़ा। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। शुरू करने से पहले एक अहम जानकारी, 1 फरवरी को बजट पेश होने वाला है। बजट की पूरी कवरेज आपको लल्लन टॉप पर मिलेगी। अगर आपके मन में सवाल है कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए सरकार का विनिवेश लक्ष्य 60,000 करोड़ रुपए या उससे अधिक होगा, आप अपनी राय हाँ या ना में दर्ज करवा सकते हैं प्रोबो पर, जो हमारे ओपिनियन पार्टनर हैं। सूचना समाप्त, तब शो को आगे बढ़ाते हैं। पहले इजराइल और फिलिस्तीन के हालिया झगड़े की कहानी। इस मामले को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। कितना? 105 साल पहले नवंबर 1918 में पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ। इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया और ऑटोमन साम्राज्य की हार हुई। ऑटोमन साम्राज्य का एशिया और अफ्रीका के कई इलाकों पर नियंत्रण था। विश्व युद्ध के बाद इनकी चाबी मित्र देशों के पास आ गई। मित्र देश पहले विश्व युद्ध के विजेता थे। उनको लगता था कि ये इलाके अपने दम पर शासन चलाने के काबिल नहीं हैं और जब तक उनके पास काबिलियत नहीं आ जाती तब तक वे हमारी निगरानी में रहेंगे। ऐसा हुआ भी। फिलिस्तीन ऑटोमन्स के अंडर था, उसका नियंत्रण ब्रिटेन के पास आया। फिलिस्तीन में अरब मुसलमान बहुमत में थे, वहाँ कुछ संख्या यहूदियों की भी थी। 20वीं सदी की शुरुआत में उनकी आवक बढ़ती गई। यूरोप में हो रहे अत्याचार से परेशान यहूदी फिलिस्तीन आने लगे। उनमें से अधिकतर का दावा था कि जिस जमीन को फिलिस्तीन कहा जा रहा है वो असल में उनके पुरखों की है। उन्होंने फिलिस्तीन में एक नए यहूदी मुल्क की स्थापना का संकल्प लिया। इसको लेकर दोनों धड़ों के बीच भरपूर दंगा हुआ। फिर 1930 के दशक में जर्मनी में एडोल्फ हिटलर का शासन शुरू हुआ। इसके बाद यहूदियों का दमन कई गुना बढ़ा। बचे कुछ यहूदी भी फिलिस्तीन पहुंच गए। उनकी संख्या लगातार बढ़ती गई। इसके साथ साथ यहूदी मुल्क बनाने की मांग भी जोर पकड़ती गई। उधर मुसलमान भी अपने लिए आज़ाद मुल्क चाह रहे थे। एक समय ऐसा आया जब ब्रिटेन के लिए फिलिस्तीन में बने रहना खासा मुश्किल हो चुका था। फिर 1947 में ब्रिटेन ने फिलिस्तीन की समस्या को यूनाइटेड नेशंस को सौंप दिया। कहा कि अब आप देखिए, हम निकलते हैं। यूएन की स्थापना अक्टूबर 1945 में लीग ऑफ नेशंस की लीग पर हुई थी। इसमें दूसरे विश्व युद्ध के विजेता देशों का दबदबा था। यूएन ने फिलिस्तीन के मसले पर कई महीनों तक चर्चा की। यूएन ने फिलिस्तीन की सीमा के अंदर 2 आज़ाद मुल्कों की स्थापना का प्रस्ताव दिया, एक हिस्सा यहूदियों के लिए और दूसरा अरब मुसलमानों के लिए। जेरूसलम को इंटरनेशनल कंट्रोल में रखने की बात की गई। इस प्लान को अरब नेताओं ने खारिज कर दिया, जबकि यहूदी नेता इसके लिए तैयार हो गए। मई 1948 में उन्होंने स्टेट ऑफ इजराइल की स्थापना की। इसके अगले ही दिन अरब देशों ने इजराइल पर हमला कर दिया। इसे फर्स्ट इजराइल अरब वॉर के नाम से जाना जाता है। उस लड़ाई में इजराइल जीता। उसने अपनी सीमाओं की रक्षा तो की ही, साथ में फिलिस्तीन को मिली जमीन का 77% हिस्सा भी अपने कब्जे में ले लिया।
इन इलाकों में रहने वाले आधे से अधिक मुसलमानों को अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा। युद्ध खत्म होने के बाद फिलिस्तीन के नाम पर दो छोटे छोटे पट्टे रह गए थे, इजराइल के पूरब की तरफ वेस्ट बैंक और दक्षिण में गाजा स्ट्रिप। वेस्ट बैंक जॉर्डन नदी के पश्चिमी किनारे पर बसा है, इसलिए इसे वेस्ट बैंक कहते हैं। ये जॉर्डन के हाथों में पहुंच गया था, जबकि गाजा पट्टी पर इजिप्ट ने कब्जा कर लिया था। 1967 में दूसरे इजराइल अरब वॉर ने स्थिति को और बिगाड़ दिया। इस लड़ाई में इजराइल ने वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप को भी हत्या लिया। दूसरी तरफ फिलिस्तीनियों के पास अपनी कोई सरकार नहीं थी। उन्होंने अलग अलग गुट बनाकर आज़ादी की लड़ाई शुरू की। सबसे ताकतवर गुट की स्थापना 1964 में हुई। इसका नाम था फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO, जिसके सबसे बड़े नेता हुए यासिर अराफात। उन्होंने 1990 के दशक में इस्राएली सरकार के साथ ओस्लो अकॉर्ड्स किया। इसमें एक बड़ी चीज हुई, PLO ने इजराइल के अस्तित्व को स्वीकार लिया और हिंसा का रास्ता छोड़ने का फैसला कर लिया। उनकी शर्त ये थी कि इजराइल 1967 से पहले वाली स्थिति में लौट जाएगा, मतलब ये कि वो वेस्ट बैंक और गाजा पर से अपना दावा छोड़ देगा। इसके बाद फिलिस्तीन में सरकार चलाने के लिए फिलिस्तीनी अथॉरिटी की नींव रखी गई। ये अथॉरिटी फिलिस्तीन में सरकार चलाने वाली थी। इस दिशा में काम तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन दोनों ही तरफ कुछ ऐसे लोग थे जो इस समझौते से कतई खुश नहीं थे। उन्होंने ओस्लो अकॉर्ड्स को धता बताने की कोशिश शुरू कर दी। नवंबर 1995 में कट्टर यहूदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री यित्ज़हाक राबिन की हत्या कर दी। फिर हमास ने इजराइल में आत्मघाती हमले बढ़ा दिए। इजराइल और फिलिस्तीन दोनों तरफ ओस्लो अकॉर्ड्स का विरोध होने लगा, इसलिए यह समझौता कभी भी अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाया। वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में इजराइल ने अपनी कॉलोनीज बसानी जारी रखी। इसमें कट्टर यहूदी नागरिकों को बसाया गया। उन्हें इजरायली आर्मी सुरक्षा देती है। उनके लिए अलग से सड़कें बनी हुई हैं। वेस्ट बैंक में मिलने वाली सुविधाओं पर उन्हें पहला हक मिलता है। फिलिस्तीनियों को अपने ही इलाके में अलग थलग कर दिया जाता है। इन कॉलोनियों को सेटलमेंट्स कहा जाता है। इन सेटलमेंट्स को बसाने के लिए हजारों फिलिस्तीनियों को हटाया गया। फिलहाल वेस्ट बैंक के 40% से अधिक हिस्से पर इजराइल का कब्जा है। इजराइल का दावा है कि पूरा वेस्ट बैंक उनका है और वे फिलिस्तीनियों को हटाकर कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं, जबकि UN जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का कहना है कि वेस्ट बैंक में इजराइल का कब्जा अवैध है और यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के भी खिलाफ है। इसके बावजूद इजराइल पीछे हट नहीं रहा है। दिसंबर 2022 में बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता में वापसी हुई। शपथ लेने से एक दिन पहले उन्होंने कहा कि वेस्ट बैंक में सेटलमेंट्स बढ़ाना उनकी प्राथमिकता है। इन सेटलमेंट्स का विरोध लंबे समय से हो रहा है। इजराइल पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, जबकि फिलिस्तीनी गुट इसे अपनी आज़ादी के लिए खतरा मानते हैं। उनका मानना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिलिस्तीन का नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाएगा। हालांकि इन गुटों का गुस्सा यहीं तक सीमित नहीं है। वे सेटलर्स के हमलों का विरोध करते हैं। वे अल अक्सा मस्जिद में इजरायली हस्तक्षेप के खिलाफ हैं। कुछ गुट ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि इजराइल नाम का कोई देश होना ही नहीं चाहिए। ये गुट वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में लंबे समय से ऑपरेट कर रहे हैं। दरअसल नवंबर 2004 में अराफात की मौत हो गई थी। PLO में कोई उनके कद का नेता नहीं था। एक बड़ी खाली जगह थी जिसे भरने के लिए चरमपंथी संगठन कतार लगाए खड़े थे। हमास, फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद, फतह, अबू नदाल गुट आदि ये PLO से अधिक कट्टर और हिंसक थे, इसलिए उनसे जुड़ने वालों की संख्या बढ़ती चली गई। 2005 में फिलिस्तीन अथॉरिटी और इजराइल ने मिलकर वेस्ट बैंक में काम करने वाले सशस्त्र गुटों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया था। इसके बावजूद वे उन्हें पूरी तरह खत्म नहीं कर पाए। ये गुट अपनी ताकत जुटाते रहे। फिर आया साल 2021। मई के महीने में इजराइल फिलिस्तीन के बीच लड़ाई हुई। इसमें लगभग 300 लोग मारे गए। इस लड़ाई की शुरुआत ईस्ट जेरूसलम से कुछ फिलिस्तीनी परिवारों को हटाने के फैसले से शुरू हुई थी। इसके खिलाफ पहले पूरे फिलिस्तीन में प्रोटेस्ट हुआ और उसके बाद हमास और PIJ ने मिलकर मिसाइलों से हमला शुरू कर दिया। इसी प्रोटेस्ट के दौरान जेनिन शहर और वहां का रेफ्यूजी कैंप उभर कर सामने आया। जेनिन वेस्ट बैंक में पड़ता है। इस कैंप की स्थापना 1953 में हुई थी। इसमें अलग अलग युद्ध में इजराइल के कब्जे से भगाए गए अरब रहते हैं। इजराइल का आरोप है कि इन कैंप्स में चरमपंथी गुटों का नियंत्रण है और वे वहां से इजरायली नागरिकों को निशाना बनाते हैं। 2022 में अलग अलग हमलों में कम से कम 30 इजरायली नागरिकों की मौत हुई। इजराइल का कहना है कि वो इन हमलों के दोषियों को उनके घर में घुसकर मारेगा। इसी वजह से इजरायली आर्मी इन कैंप्स में ऑपरेशन चलाती रहती है। इन ऑपरेशंस में 2022 में 170 फिलिस्तीनियों की मौत हुई। फिलिस्तीनी अधिकारियों का कहना है कि इनमें से अधिकतर आम नागरिक थे। उनका आतंक या हिंसा से कोई लेना देना नहीं था।
इस साल जनवरी में इजरायली आर्मी की रेड में 29 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इजरायल का कहना है ये सभी उसके नागरिकों पर हमले के लिए जिम्मेदार थे। आज हम ये कहानी आपको क्यों सुना रहे हैं? जैसा कि हमने पहले बताया, 25 जनवरी को इजरायल की रेड में 9 लोग मारे गए। एक व्यक्ति बाद में हुई झड़प का शिकार हुआ। इजरायल का कहना है ये लोग हमले की साजिश रच रहे थे। उनकी साजिश को नाकाम करने के लिए ऑपरेशन चलाना जरूरी था। फिलिस्तीन अथॉरिटी ने इस घटना को नरसंहार का नाम दिया है। उन्होंने कहा है कि मारे गए लोग आम नागरिक थे। अथॉरिटी ने इजरायल के साथ सिक्योरिटी को ऑपरेशन बरकरार रखने से भी मना कर दिया। फिलिस्तीन से काम करने वाले सभी संगठनों ने बड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। बढ़ते तनाव के बीच 26 जनवरी को इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई। इसमें सेना और खुफिया एजेंसियों के टॉप अधिकारी भी शामिल हुए। इस मामले में ताजा अपडेट क्या है वो भी आपको बताते हैं। 27 जनवरी की सुबह इजरायल की वायुसेना ने गाजा स्ट्रिप पर कई हवाई हमले किए। इससे पहले हमास ने इजरायल पर रॉकेट्स दागे थे। उन्हें एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही निपटा दिया। जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार इजरायली आर्मी ने वेस्ट बैंक में अपनी एक और बटालियन तैनात कर दी है। यूएन ने बढ़ते तनाव पर चिंता जताई है। उसने दोनों पक्षों से शांति बरतने की अपील की है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इस वीकेंड में मिडिल ईस्ट के दौरे पर जा रहे हैं। वो इजरायल और फिलिस्तीन के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। कहा जा रहा है कि उनके दौरे में हालिया तनाव पर फोकस रहेगा। इस मामले पर हमारी नजर भी बनी रहेगी। फिलहाल इजरायल के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और चलते हैं सोमालिया। 25 जनवरी 2023 दिन बुधवार सुबह का वक्त था। उत्तरी सोमालिया के सुदूर पुंटलैंड इलाके की पहाड़ियों के ऊपर अचानक हेलीकॉप्टर मंडराने लगे। उसमें से कुछ कमांडो रस्सी के सहारे नीचे उतरे और एक गुफा की तरफ बढ़ने लगे। दरअसल उस गुफा में इस्लामिक स्टेट का एक खूंखार आतंकी छिपा था। उसी को मारने के लिए अमेरिका एक स्पेशल ऑपरेशन चला रहा था। ऑपरेशन खत्म होने के बाद लाशों की गिनती शुरू हुई। ऑपरेशन में कुल 11 आतंकी मारे गए थे। इन आतंकियों में से एक बिलाल अल सुडानी भी था। वो इस्लामिक स्टेट के लिए सोमालिया में काम किया करता था, लेकिन उसका प्रभाव पूरे अफ्रीका में था। उसके तार यूरोप और अफगानिस्तान तक फैले हुए थे, लेकिन उसका मेन फोकस सोमालिया ही था। 2012 में यूएस ट्रेजरी ने सुडानी पर प्रतिबंध लगा दिए थे। सुडानी पर आरोप था कि उसने आतंकी संगठन अल शबाब के लिए विदेशी लड़ाकी सप्लाई और उन्हें तैयार करने में मदद की थी। इस विशेष ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन सामने आए। बोले, अमेरिकी सेना ने राष्ट्रपति के आदेश पर उत्तरी सोमालिया में एक सैन्य ऑपरेशन किया। इसमें इस्लामिक स्टेट के कई आतंकी मारे गए हैं। इसमें बिलाल अल सुडानी भी शामिल है। इस सैन्य ऑपरेशन में किसी भी आम नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचा है। यूएस आर्मी अल सुडानी को जिंदा पकड़ने पहुंची थी, लेकिन ऑपरेशन के दौरान उनके ऊपर गोलीबारी होने लगी, जिसके चलते सैनिकों ने उसे वहीं पर मार गिराया। इस पूरे ऑपरेशन में एक भी अमेरिकी सैनिक हताहत नहीं हुआ। सुडानी को मारने के लिए यूएस आर्मी की टीम ने पूरा मॉकअप तैयार किया था ताकि हर हाल में उसे धर दबोचा जा सके। ऑपरेशन में किसी भी तरह की कोई चूक ना हो। मॉकअप तैयार करने की एक वजह पहाड़ों में मौजूद गुफाएं भी थीं। ऐसे इलाकों में ऑपरेशन अंजाम देना मुश्किल होता है, इसलिए मॉकअप ड्रिल की जाती है। इसमें मॉडल बनाकर प्रैक्टिस की जाती है। अमेरिकी सेना ने ऐसा ही एक मॉडल उसामा बिन लादेन को मारने के लिए भी बनाया था। अमूमन सोमालिया में मिलिट्री ऑपरेशन अल शबाब से लड़ने के लिए किए जाते हैं। अल शबाब के संबंध अल कायदा और इस्लामिक स्टेट से भी बताए जाते रहे हैं, लेकिन सिर्फ इस्लामिक स्टेट के आतंकियों से लड़ने के लिए अमेरिका का ऑपरेशन होना बहुत रेयर है। अमेरिका ने पिछले साल के अंत में सीरिया में एक ऐसा ही हमला किया था, जिसमें इस्लामिक स्टेट के 2 बड़े आतंकियों को मार गिराया गया था। अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के बाद बाइडेन पर सवाल उठ रहे हैं कि वो कट्टरपंथियों और आतंकियों के खिलाफ ढीले पड़ रहे हैं, लेकिन ऐसे ऑपरेशन बाइडेन के खिलाफ बन रही इन धारणाओं को तोड़ रहे हैं। पिछले साल बाइडेन ने सोमालिया में 450 अमेरिकी सैनिक तैनात किए थे। ये सैनिक सोमालियन आर्मी को सिर्फ प्रशिक्षण देते हैं। आमतौर पर ये किसी भी तरह के सैन्य ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेते। अब एक सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिका की सोमालिया में क्या रुचि है? अमेरिका ने 1960 में सोमालिया के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। शुरुआत में संबंध अच्छे नहीं थे, पर 1970 के दशक में सोमालिया का इथियोपिया के साथ युद्ध हुआ। इसके बाद सैन्य उपकरण और आर्थिक सहायता के लिए सोमालिया ने अमेरिका का रुख किया। सोमालिया पर पश्चिमी देशों का विरोधी होने के आरोप लगते रहे हैं। सोमालिया में अमेरिकी दूतावास 1991 से 2018 तक बंद रहा। इस बीच सोमालिया के राजनीतिक हालात भी सही नहीं रहे थे।
जब 2012 में हसन शेख मोहम्मद की लीडरशिप वाली सरकार बनी तब अमेरिका ने सोमालिया को मान्यता दी। अमेरिका और सोमालिया के बीच बुरे रिश्तों की सबसे बड़ी वजह रहा है अल शबाब। सोमालिया अल शबाब के आतंक से लंबे समय से ग्रसित है। अल शबाब अभी अफ्रीकी महाद्वीप में एक्टिव है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसकी पहुंच सिर्फ वहीं तक सीमित है। अल शबाब के संबंध अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट से भी हैं और इस वजह से अमेरिका अल शबाब का खात्मा चाहता है। इसी वजह से अमेरिका सोमालिया की सरकार के साथ तालमेल बनाकर चलता है। जब भी सोमालिया पर किसी तरह की आफत पड़ती है, अमेरिका उसकी मदद करता है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या सैन्य सहायता। आज की दुनियादारी में बस इतना ही दोस्तों। जाते जाते एक ज़रूरी जानकारी, गेस्ट इन द न्यूज़ रूम का एक और एपिसोड तैयार है। इस बार हमारे मेहमान हैं यूट्यूब स्टार भुवन बाम। ये एपिसोड शनिवार 28 जनवरी को दोपहर 12 बजे लल्लन टॉप ऐप पर रिलीज हो रहा है, तो डाउनलोड कीजिए और शो का आनंद लीजिए। अब विदा लेने का वक्त है। शुभ रात्रि। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए लल्लन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।